अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ये जो दिन है ना, ये एक तो मौसम चेंज हो रहा है और दूसरा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रेस में भी आ रहे हैं। स्ट्रेस में इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं और स्पेशली मैं बात करूँगी उन ख़वातीन की जो कि हाउसवाइफ्स हैं, घरों में रहती हैं, हमारी बहनें हैं और साथ साथ स्टूडेंट्स भी हैं। उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ये होता है कि भाई आपने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है और रोज़ हम एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि आज क्या पकेगा, क्या पकेगा। तो आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है ख़वातीन के लिए कि जी आज क्या पकाएं, और ये सवाल मिलियन डॉलर सवाल होता है और ये सुबह से लेकर शाम तक अम्मी पूछ ही रही होती हैं या घर में जो लोग मौजूद होते हैं वो पूछ ही रहे होते हैं कि आज क्या पकेगा। तो उन ख़वातीन के लिए मैं ये ज़रूर सजेशन देना चाहूँगी, अपनी राय देना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसा किया करें कि वीकली आप जो है ना वो एक स्केजुअल बना लिया करें ताकि आपको भी स्ट्रेस नहीं हो। जब आप जो है वो सब्जियां लेने जाएं, जब आप सौदा लेने जाएं तो आपको भी पता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत सारी ख़वातीन को करते देखा है। मेरी खाला हो, मेरी अम्मी हो, हमारे पूरे ख़ानदान में या जिनसे भी बात करो कहती जी सोच रहे हैं आज क्या पकाएंगे, और ये करते 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 ना ये एक स्ट्रेस की सी सूरत अख्तियार कर जाता है कि रोज़ाना क्या पकेगा। तो उसके लिए आप अपने छोटे छोटे कामों को कंपाइल करें। और इससे पहले आपको याद होगा कि हमने तो इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक रखा था कि जी ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है पूरे दिन में, कि वो क्या पकाएं क्या खाएं। तो अपनी चीज़ों को मैनेज करें, अपना स्केड्यूल बनाएं और वीक में एक दिन जो वीकेंड होता है आपका, उस दिन ज़रूर मी टाइम निकाल के ये सोच लें कि आपने पूरे हफ्ते के कामों को कैसे जो है वो निपटाना है ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि आप मज़े से जो है वो अपनी कुकिंग एंजॉय करें। और आपके इतने सारे सवाल होते हैं कि जी आज क्या पकेगा, आज कैसे पकेगा, फिर हमने घर में जो है वो क्या क्या ग्रॉसरी लानी है, सारी चीज़ें लानी है। तो लिस्ट अप सब चीज़ों को कंपोज करें क्योंकि आगे आ रहे रमज़ान, बहुत सारे काम करने। और अभी से देखें आप शॉपिंग सेंटर्स में जो है वो रश बढ़ गया है, लोग जो है अपने घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने रेनोवेशन करनी है वो रमज़ान से पहले रेनोवेट करवा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी इस वक्त आप जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तो ये मेक श्योर कर लें कि आप आधा एक घंटे पहले ज़रूर निकले, क्योंकि रश जो है दोपहर के टाइम पे, मतलब दिन के 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपको आजकल सब जगह रश मिलेगा। मौसम की बात कर लेते हैं तो कराची में दिन भर मतलब जुज़वी तौर पर जो है वो अबर आलूद है, मुकम्मल अबर आलूद रहने के साथ वक्फे से तेज़ हवाएं जो हैं वो भी चलेंगी। अच्छा, शहर में इस वक्त हल्की खुनकी के साथ मौसम खुश्क है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हुआ है। आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये तो सूरत हाल है जी मौसम की। अच्छा जी, मौसम के बाद आगे बढ़ जाते हैं और मौसम के बाद आपके साथ में शेयर करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन सिंध हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? तो जी रेगुलर बेंचेस और आइनी बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। अच्छा जी, इसके बाद गोल्ड प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि सोने की कीमत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है। और ये इजाफा इस तरह से है कि आलमी मार्केट में सोना $15 महंगा होकर $5035 फ़ी आउंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर 5,26,262 का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपये इजाफे से 4,51,184 रुपये का हो गया। चांदी जो है, चांदी की कीमत 8,615 रुपये पर ही बरकरार रही है। अच्छा जी, तो ये सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा एक और वाकया हुआ है, वही ज्वेलरी शॉप पर। क्या वाकया हुआ है? हुआ ये कि परेडी पुलिस को ज्वेलरी शॉप में डकैती की इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। अब वाकया क्या था वहाँ पर? वाकया ये हुआ कि पुलिस को बताया गया कि एक मुसल्लह शख्स दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जबकि उसका साथी जो है वो मोटरसाइकिल पर बाहर खड़ा था। अब कराची के परेडी थाने की हदूद में ज्वेलरी शॉप के मालिक ने कर्ज की अदायगी के लिए वक्त हासिल करने की गर्ज से ये झूठी इतला दी थी। मतलब जो खबर है, जो कॉन्क्लूजन है वो ये है, वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान 40 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। डीएसपी परेडी लियाकत हयात के मुताबिक ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी कैमरे ना होने के सबब पुलिस ने दुकान के इतराफ और आसपास के कैमरों की फुटेज इकट्ठी की। फिर क्राइम सीन यूनिट की टीम को भी मजीद तफ्तीश के लिए तलब किया गया। मौके पर शवाहिद की अदम मौजूदगी और बयानात में तजादात के बायस पुलिस को मौसूल होने वाली इतला मशकूक और झूठी महसूस हुई। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि रमज़ान आ रहे, और ये जो रमज़ान है जैसे ही आते हैं तो पूरी दुनिया में जब भी कोई किसी का त्यौहार आता है या जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसमें उन लोगों ने जो है वो अपने अपने जितने भी मजहबी इंतज़ामात होते हैं, इक़दामात होते हैं, वो करने होते हैं, उस हवाले से जो गवर्नमेंट होती है वो रिलीफ देती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे ही रमज़ान आते हैं तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। अब माह रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही खाने पीने की अशिया के जो मुनासिब हैं दाम, वो क्या है, उसके दस्तयाबी के इक़दाम जो हैं वो फिर किए गए हैं। अच्छा, अब क्या है, एक तरफ तो हमने कल देखा कि एक ख़बर इस तरह से थी
कि भाई चावल जो है वो महंगे हो गए हैं। वहीं पर अब जो दूसरा अहसन कदम है, जो एक अच्छा इकदाम किया गया है, जो अच्छे इंतजामात किए गए हैं, उनमें जो खबर है उसमें एक खबर ये है कि जी कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ और उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत, गिरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। अच्छा, एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि महंगाई जोर पकड़ रही है, चावल महंगे हो रहे हैं, आटे की कीमतों को भी सुन रहे पर लग जाएंगे। दूसरी जानिब ये इजलास हुआ जिसमें डिस्कस हुआ कि अब अगर कोई महंगाई करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और तकरीबन गिरा फरोशों की रोकथाम की जाएगी और शिकायती मराकज़ कायम किए जाएंगे। तो इस हवाले से अब आवाम जो है वो शिकायत भी कर सकेंगे। चले जी, ये तो वो खबरें हो गई, सिटी अपडेट्स हो गई कि व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सिटी। अच्छा जी, इंटरनेशनली क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट की। कल क्रिकेट का जो मैच हुआ है दैट वाज अमेजिंग मैच। अच्छा, इस मैच की खास बात क्या थी? इस मैच की खास बात ये थी, इसकी परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस मैच की खास बात ये थी कि इस मैच के साथ हमारी एक प्रीवियस मेमोरीज जुड़ी हुई थी। एक ट्रॉमा था जो कि सुपर ओवर का ट्रॉमा था कि जी यूएसए के साथ हमारा सुपर ओवर हुआ था और फिर 2 साल पहले ये सारा कुछ हुआ था। अब हमने जो है वैसे नहीं करना है, अब हमने डिफरेंट टाइप से जो है अटैक करना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कल का मैच हम जीत भी गए और बहुत अच्छे तरीके से जीत गए। अब उसके जो भी फ्लॉज थे, जो भी उसमें वीकनेसेस थी, वो तो एक दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। बट कल के मैच में एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी और पूरी कौम उस पर बात कर रही थी कि भाई दिस टाइम अभी हमने यूएसए के साथ में जीतना है, क्योंकि पहले वाले मैच में ऐसा हुआ था। तो ये ट्रॉमा जो है हमारी ज़िंदगियों में कितना असरअंदाज होता है और इसका कितना इम्पैक्ट होता है। कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो आप भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बुराई करता है तो कम से कम एक रिसर्च के मुताबिक आपको कोई बैड कमेंट देता है तो 10 साल तक आपको याद रहता है कि इसने मेरे साथ ये बुराई की थी। लेकिन ये उन लोगों के साथ होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते, जो फॉरगिवनेस पर यकीन नहीं करते, जो उस तरह के लोग होते हैं जो रिवेंजफुल होते हैं, जिनको लगता है कि हर चीज़ उनकी ईगो को हर्ट कर रही है, जिनको लगता है कि आई नो बेटर देन देम, जिनको लगता है कि आई मी एंड माई सेल्फ। तो ये लोग जो है ना ट्रॉमा का शिकार रहते हैं और हमेशा ट्रॉमा का शिकार रहते हैं और ये पास्ट में ही रहते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, ये इसने मेरे साथ ये किया था। तो कल का मैच एग्जाम्पल है कि आगे बढ़कर चीज़ों को गो थ्रू किया जा सकता है और पिछली चीज़ें भूल के एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत भी की जा सकती है। तो ट्रॉमा क्या होता है और ये इंसान की ज़िंदगी, ईमान और फैसलों पर कैसे असर डालता है, इस पर बात करने के लिए फातिमा हमारे साथ मौजूद है। फातिमा आगा को शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है फातिमा, ट्रॉमा क्या होता है और इंसान की ज़िंदगी, ईमान और फैसलों पर कैसे असरअंदाज होता है? ट्रॉमा दरअसल एक ज़हनी या रूहानी तौर पर एक कोई गहरा सदमा होता है जो इंसान के ऊपर इस कदर नज़रअंदाज हो, उसके ऊपर इतना असरअंदाज हो कि वो उसको उसके अंदर कोई खलिश पैदा कर दे और ज़िंदगी से मानी छीनने लगे। तो ट्रॉमा की वजह से हमारा कहना चाहिए कि एक हमारे जिस्म का ज़ख्म होता है, ये हमारा ज़हनी और रूहानी ज़ख्म होता है और सदमा होता है। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रही है कि ज़ाहिर है ज़हनी और जिस्मानी ज़ख्म होता है और सदमा होता है। अच्छा, क्या माजी के ज़ख्म वाकई वक्त के साथ खुद ब खुद भर जाते हैं या शऊरी कोशिश ज़रूरी होती है? नहीं, बिल्कुल, ये वक्त जो होता है, हम आम तौर पर तो कहते हैं कि वक्त जख्मों को जो है वो मरहम देता है या वक्त के साथ हमारे जो जख्म होते हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन आजकल अगर आप नफ्सियाती तौर पर देखें, साइकोलॉजिकली देखें, तो इसके लिए शऊर और शऊरी तौर पर उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे लिहाज से हमारा जो शऊरी और नफ्सियाती काम होता है उसमें हमारा रूहानी काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने सदमों को, अपने ट्रॉमा को अल्लाह ताला की नज़र से नहीं देखेंगे तो हम उसमें मानी हासिल नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का मतलब, ज़िंदगी की का जो मानी होता है वो ख़त्म होने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने, सबसे पहले जो बात आपने कही शऊर की, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या हमें कोई ट्रॉमा या सदमा है या नहीं। और उसकी जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके जो अहलो अयाल के साथ आपका रवैया है, जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, रात को नींद आती है या नहीं आती है, ये इन चीज़ों की इंडिकेशन होती है, एक अलामत होती है कि क्या आपके अंदर कोई नफ्सियाती या रूहानी या जिस्मानी किस्म का कोई ट्रॉमा है जो जिसको काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि दीन और ईमान माजी के सदमों से शिफा में क्या किरदार अदा करते हैं? दीन और ईमान का बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल होता है, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हम अपने ट्रॉमा का मतलब हासिल नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं पाते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सिर्फ़ इसी सवाल को करते-करते गुज़र जाती है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई? अगर किसी को कोई लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, उससे उसकी शादी नहीं होती, लेकिन दूसरे रिश्तेदार हैं जिनकी अपने पसंद की शादी हो जाती है, तो वो कहते हैं अल्लाह ताला ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की? मेरे साथ ये क्यों हुआ? दूसरों के साथ क्यों नहीं हुआ? अगर माली तौर पे कभी कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें भी हमारे यही शिकवे होते हैं। अगर कोई और बीमारी हो जाती है जिस्म की, तो भी अगर हम फ़र्ज़ करें कि खुदा न ख़ास्ता किसी को ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसकी वजह से वो चल ना सके या काम ना कर सके या दूसरों पे मोहताजी का बाइस बन जाए, तो फिर भी हमारे अंदर यही सवाल पैदा होता है कि ये जो पूरा ट्रॉमा है, ये मेरे लिए क्यों लिखा है खुदा ने? तो इंसान को उस वक़्त तक ज़िंदगी में अपनी तकलीफ़ों का मतलब और उसका मकसद समझ में नहीं आएगा जब तक वो अल्लाह ताला से उस बात को कनेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि सबसे अहम बात जो हमारे लिए एक खुशखबरी है, जो हमारे लिए एक समझने की बात है, वो ये है कि तमाम औलिया, अंबिया को अल्लाह ताला ने आज़माइशों में डाला। और जब हम उस आज़माइश को रूहानी नज़रिए से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो फ़ौरी तौर पर हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई मकसद था। और जैसे ही ट्रॉमा के पीछे का मकसद या मानी समझ में आने लगता है, तो इंसान को ये सुकून हो जाता है कि ये बेमानी एक्सपीरियंस नहीं था उसके लिए। ये तजुर्बा जो है, इसके पीछे बहुत बड़ी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, जब तकलीफ़देह यादें बार-बार ज़हन में आएँ, तो ईमान की रोशनी में खुद को फिर कैसे सँभालें? जी, बिल्कुल ईमान और मज़हब का जो हमारे लिए फ़ायदा है वो यही है कि ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ अभी बर्दाश्त करनी है, ज़िंदगी में सब्र करके बस तकलीफ़ों के साथ रहना है, ज़हनी उलझनों के साथ रहना है और एक दिन जब हम अल्लाह ताला के पास जाएँगे तो फिर हमें राहत और जन्नत नसीब होगी। बल्कि दीन और मज़हब का आज भी हमारी ज़िंदगी में उतना ही अमल दखल है, उतना ही फ़ायदा है। क्योंकि जब हमें कोई पुरानी यादें आएँ, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जिस तरह से नमाज़ हमें खामोशी के साथ और अटेंशन के साथ पढ़ते हैं हम, तो वो अल्लाह ताला से एक गुफ्तगू का एक लम्हा होता है, जहाँ हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने मौजूद होते हैं। और अगर अकीदे के साथ जाएँ कि अल्लाह ताला वाक़ई में हर चीज़ को ठीक करने वाला है, अगर वो कादिर है, वो मेरे नफ्सियात को समझता है। हम कहते हैं इस्लाम दीन फ़ितरत है, अल्लाह हमारी फ़ितरत को समझता है और अपना वली समझ के, अपना बेहतरीन करीब तरीन दोस्त समझ के, अगर हम अल्लाह ताला से बात करें, अपने साँस में एक ठहराव लेकर आएँ, जैसे आप योगा वगैरह में देखते हैं कि ब्रीदिंग की बहुत ताकीद की जाती है। जी। एक्चुअली जो हमारी ब्रीदिंग होती है, वो भी हमारी दीन का हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत अल्लाह से जुड़ी हुई है। और अगर हम अपने साँस को ठहराव में ले आएँ, तो ऑटोमैटिकली हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है बॉडी पे कि जिस्म अपने आप को खतरे से बाहर समझता है। उस दौरान अगर इंसान अल्लाह ताला के नाम दोहराए, जैसे या सलाम हो, जिसका जी, मतलब पीस होता है, जी, सलामती होता है, जी। या लतीफ़ होता है कि अल्लाह ताला हमारी बारीकियों को भी समझता है। तो उसके ज़रिए से हमारे अंदर वो ठहराव पैदा होता है कि हम अपनी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, हम अपनी तकलीफ़ का शऊर हासिल कर सकते हैं और फिर दिल की गहराई से अल्लाह को अपना खुशख्वाह समझ के कि अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छी चीज़ें सोचता है, हुस्न ज़न रख के कि अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा सोचता है, उससे बात करें, तो ज़रूर अल्लाह ताला हमारे दिलों में कोई ना कोई बात को उतारता है, हमें जवाब देता है, किसी ना किसी तरीके से हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वो हूँ जो मेरा बंदा मेरे बारे में सोचेगा, जो मेरी बारे में उसकी ओपिनियन होगी। तो अगर हम अल्लाह ताला को अपना खैर-ख्वाह समझेंगे, तो अल्लाह ताला हमें अपनी मुसीबत में, अपनी तकलीफ़ में, अपने ट्रॉमा में, जो आमतौर पर कोई भी नहीं समझ पाता है, अल्लाह ज़रूर समझता है और हमें जवाब देता है। और एक बहुत खूबसूरत नाम है जो एक आलिम दीन ने हमें सिखाया, वो है या दलील अल मुतहय्यरीन,
वो जो उनके लिए एक सबूत है जो कंफ्यूजन में है। यानी बहुत सारी दफ़ा हमारा ट्रॉमा जो होता है वो हमें कंफ्यूजन में ले जाता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कोई हमारी बात समझने को तैयार नहीं होता। तो अल्लाह ताला से हम जब अपनी तवज्जो मिलाते हैं तो हम अल्लाह ताला से ये कहें कि तू वो है जो तमाम ऐसे जो हमारी हैरानियत है, जो हमारी कंफ्यूजन है, तू उसको भी समझने वाला है। या दलील अल मुतहय्यरीन, तू मेरी कंफ्यूजन को समझ ले और मुझे हम्म। उसका रास्ता दिखा। तो बिल- इस तरह से हम जो है वो अपने ट्रॉमा में अपने दीन को अपना एक मजबूत सपोर्ट बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और अल्लाह पर भरोसा करना ट्रॉमा से निकलने का पहला कदम होता है। व्हाट डू यू से फातिमा? जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रॉमा से निकलने का मतलब ये नहीं होगा कि इंसान की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँगी। उसका मतलब ये भी नहीं है कि नफ़सियाती तौर पे आप बिल्कुल बहाल हो जाएँगे। हम्म। ट्रॉमा से निकलने का पहला स्टेप जैसे आपने कहा शऊर है, हाँ। लेकिन दूसरा ये भी है कि आपको ये एहसास होने लगे कि आपके पास सपोर्ट है। जैसे ही किसी इंसान को कोई सपोर्ट मिलता है या कोई एक दोस्त हो या एक कोई रिश्तेदार हो जो उसका हाथ पकड़ ले, जो उसको थाम ले, तो इंसान के अंदर वो कुव्वत आ जाती है कि इंसान अपने अपनी मुसीबत से निकल सके। और यही काम होता है अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाने का कि दुनिया में शायद कोई भी आपका साथ ना दे, लेकिन इंसान के दिल को अल्लाह ताला ये तस्कीन देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद ना हो। और मायूसी कुफर कहलाया गया, क्योंकि अल्लाह ताला हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि चाहे तकलीफ कैसी भी हो, और हम समझ रहे हैं कि हम इस तकलीफ में इसलिए कि शायद हम कोई बुरे इंसान हैं या हमने कोई गलत काम किया है, इसकी हमें सजा मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला बुरे से बुरे हालात में भी हमारे साथ खड़ा होता है और हमें माफ करके हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, बेशक। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, गफ़ूर है, रहीम है। और अल्लाह ताला से बस माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए। जो माफ़ करना क्या वाकई शिफा देता है, और अगर दिल ना माने तो क्या करें? खुद को कसूरवार ठहराने की आदत से कैसे निजात हासिल की जाए? जी, तो देखें, जो दूसरों को माफ़ करने वाली बात है ना, बहुत हम्म। सी दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम दूसरों पे कोई एहसान करेंगे हम्म। अगर हम उनको माफ़ कर देंगे, या उसने हमारे साथ बुरा किया है तो अब वो मेरा मुजरिम है और अब मैं उसको जब तक माफ़ नहीं करूँ तो वो आज़ाद नहीं है। लेकिन असलन नफ्सियात में भी और रूहानी तौर पर भी हमें ये समझाया गया कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो असलन हम उसकी उसके उसके जुर्म के कैदी बन चुके हैं। उस तकलीफ, उस सदमे के हम कैदी बन चुके हैं जिसको हम भुला नहीं पा रहे, जिसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर किसी को किसी ने मोहब्बत के बहुत सारे वादे करने के बाद छोड़ दिया है, तो उसके बाद वो कहेगा कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँ। तो उसकी वजह से वो बंदा खुद आगे नहीं बढ़ रहा। वो अपनी ज़िंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो माज़ी में ही फँसा रहेगा। तो माज़ी में फँस के रहना हमारे अपने लिए एक ज़ुल्म है, हमारे अपने नफ्स पे एक ज़ुल्म है, हमारे लिए अपने लिए एक पनिशमेंट है, एक हमारे लिए अपनी लिए एक अज़ियत होती है। तो माफ़ करना तो बहरहाल हमारे अपने लिए ही एक आज़ादी और फ़ायदे की बात होती है, लेकिन हमें वक़्त से पहले जब हम तैयार ना हों तो अपने आप को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें ज़रूरी है कि माफ़ करना है, क्योंकि माफ़ करना तो अल्लाह ताला की सुन्नत है। और अगर हमसे माफ़ी नहीं हो रही है, अगर हमारे दिल से वो ज़ख्म धुल नहीं रहा है, तो भी हम वापस उसी रब की बारगाह में जाएँगे और ये इल्तिजा करेंगे कि ए रब, मैं माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा दिल आमादा नहीं है, लेकिन तू मेरे दिल को आमादा कर दे। तू एक दिन मुझे ये तैयार कर दे कि मैं अपने दिल से इस ज़ख्म को धो सकूँ, इसको माफ़ कर सकूँ। और वो माफ़ करने की ताकत भी अल्लाह ताला ही हमें देते हैं, क्योंकि वो ही दिलों के तालों को तोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माफ़ करने की मतलब आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए हिम्मत आपको अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है। अच्छा जी, माफ़ करना क्या वाकई शिफा देता है, और अगर दिल ना माने तो क्या करें? जी, अगर हाँ। दिल नहीं मान रहा है तो भी हम अल्लाह ताला ही के पास वापस सही। जाएँगे अच्छा, इसमें और फातिमा अल्लाह सब्र और शुक्र का दुरुस्त मफ़हूम एक्चुअल में क्या है? ट्रॉमा के शिकार जो फ़र्द होते हैं, अफ़राद होते हैं, उन पर इसका कैसे अमल होगा? कैसे वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे?
जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ बहुत ही एक रिवाज है कि हुँ, हम जो है ना बहुत ज़्यादा नसीहत करना शुरू कर देते हैं। हुँ, और अगर कोई ट्रॉमा का शिकार है, सदमे का शिकार है, तो हुँ, उसको पेशेवराना हेल्प यानी प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए। ट्रॉमा हीलर्स हैं हमारे यहाँ, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलिंग होती है, कोचिंग होती है और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर ट्रॉमा बहुत शदीद है, तो जिस्मानी उसके अलामात भी नज़र आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि नींद नहीं आ रही है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाके बिल्कुल सही तरीके से मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिकेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि कभी भी खुद से ना लें, कभी भी उसके डोज़ेज़ से खुद मत खेलें, कभी भी उन डोजेज़ में जो है वो अपनी मर्ज़ी ना करें, लेकिन हमेशा डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से समझ के अपनी दवाइयों को लें और उसको ज़िम्मेदारी से लें, उनको छोड़ें नहीं। उसके अलावा जो सब्र और शुक्र की बात है, देखिए वो वक़्त के साथ-साथ एक मरहला होता है। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट एक रात में इंसान के दिल में सब्र आ जाएगा या शुक्र आ हुँ, जाएगा। हुँ, ये आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी ज़ौजा बीबी खदीजा की के इंतकाल और अपने चचा अबू तालिब के इंतकाल के बाद उन्होंने आमुल हुज़्न का पूरा साल मनाया। हुँ, आमुल हुज़्न यानी दुःख का साल। तो आप देखें कि दुःख इंसान को इस तरह से तड़पा देता है, हिला देता है कि वो अपनी आम ज़िंदगी में उस तरह से ज़ाहिर नहीं हो सकता जैसे एक इंसान जो सेहतमंद होता है वो कर सकता है। तो हम जिस तरह से एक जिस्मानी तौर पर बीमार शख्स को ज़बरदस्ती फ़ौरन नहीं कहते कि बस अब बिस्तर से निकलो ठीक हो गए हो, उसको भी वक़्त लगता है ठीक होने में। तो ज़हनी तौर पर भी जब हमारे नफ़सियाती सदमे होते हैं, तो उसको वक़्त लगता है, हमें वक़्त देना चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए और इस प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट के साथ-साथ जब इंसान अपने ट्रॉमा को ये समझने लगता है कि देखो ये आज की बात नहीं है, ये मेरा माज़ी था और अब मुझे आगे बढ़ना है, अल्लाह ताला का सपोर्ट मेरे पास है, मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का सपोर्ट मेरे साथ है, तो फिर हम उस चीज़ के साथ आहिस्ता-आहिस्ता सब्र भी पाते हैं, शुक्र भी दिल में आने लगता है और हाँ, कुछ अज़कार हैं जो हमारे दिलों को हुँ, बदलते हैं। लेकिन अगर आपके इंसान खसारे में है, वक़्त की कसम खाता है अल्लाह और वक़्त जो होता है ना वो पास्ट और फ्यूचर में होता है। हुँ, तो कुरान में लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ कि अल्लाह के जो वली होते हैं, वो ना उनको हुज़्न होता है, ना उनको खौफ़ होता है। तो उनको फ्यूचर का खौफ़ या पास्ट का हुज़्न, गम जो होता है वो तंग नहीं करता। वहाँ तक पहुँचने के मराहिल हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। यानी अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उसको अपने हक़ के लिए अपना हक़ माँगना ज़रूरी है, तो वहाँ पर अपने हक़ पे डटा रहे और उस हक़ को माँगने के लिए सब्र करे कि भले से लोग उसका साथ ना दें, लेकिन वो हक़ पे डटा रहे। तो इसीलिए आप देखें कि सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वतवासौ बिल हक़्क़ि जी, वतवासौ बिस्सब्र। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, हम उनको कहते हैं बस सब्र करो। नहीं, पहले अपने हक़ पे आओ। ये अल्लाह ताला का हुक्म है हुँ। कि अपने हक़ को समझो, अपने हक़ को माँगो, अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने हक़ पर सब्र के साथ डटे रहो, तो अल्लाह ताला आपके दिल में आपके दुखों को, आपके सदमों को धोएगा भी। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ातिमा आप बिल्कुल हैं कि फ़ातिमा ये कह रही हैं कि सब्र रखना चाहिए और यकीन करें सब्र जो है ना जिसने सब्र कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात ठीक कर लिए क्योंकि ये सब्र ना आपको कहीं पर भी गिरने नहीं देता। ये वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अल्लाह ताला खुद आपके इंटेंशंस को जानता है। अल्लाह ताला से राब्ता रखना है, आप खुशी में हमेशा अल्लाह को याद रखें, आप गम में हमेशा अल्लाह को याद रखें। आप देखें जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, तो फिर आपको कितनी खुशी महसूस होती है, आपकी सराउंडिंग में कितनी आपको लगता है कि कितनी अच्छी, कितनी रहमतें, कितनी बरकतें जो है वो अल्लाह ताला दे रहा है। तो अल्लाह का ज़िक्र जो है वो करते रहें, अपने दिलों में अल्लाह की याद रखें। देखें अल्लाह आपको याद रखेगा। नमाज़ पढ़ें और कोई भी ट्रॉमा है, ज़िंदगी का कोई भी ट्रॉमा है, कोई शख्स आपको परेशान कर रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनेटली आप अल्लाह से बात करें और अल्लाह से बात करने का सही टाइम जो बहुत अच्छा टाइम जो मेरा फेवरेट टाइम है ना वो तहज्जुद का टाइम है। तो तहज्जुद की नमाज़ जो लोग पढ़ते हैं ना वो ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनका एक जो राब्ता होता है, एक जो कनेक्शन होता है अल्लाह के साथ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो यकीन रखिए
कि अल्लाह ताला आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी परेशान नहीं होने देगा, ना आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी। बस सब्र शुक्र करते रहिए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जिनसे आपको मिलवाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। भाई सोशल मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, और ये इम्पैक्ट इस तरह से है कि कोई ये सोचता है कि किसी ने गाड़ी ले ली, कोई सोचता है कि भाई किसी ने जो है वो ट्रिप कर लिया लंदन का, कोई यूरोप में घूम रहा है, क्या हो रहा है लोगों की ज़िंदगी में। लेकिन एक्चुअल में लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये तो वही जानते हैं जो जिन पे गुजरती है, जिन पे बीत रही है। लेकिन एक और प्रेशर भी है। प्रेशर ये है टू लुक गुड, टू लुक प्रिटी। अच्छा जी, अब कैसे खूबसूरत लगें, कैसे अच्छे लगें, अल्लाह ताला ने जो आपको शक्ल दी है वो सबसे बेहतरीन है। अगर आप उसी के साथ में अपना कोई भी काम करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं, तो व्हाट्स हार्म इन दैट। मगर छोटे जो टीन्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि आप देखें कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग वो लोग भी, वो बच्चे, वो बच्चियां भी क्या कर रहे हैं कि वो बोटॉक्स की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा स्किन कॉन्शियस हो रहे हैं। मतलब जिस एज में उनको स्पोर्ट्स की और अपने स्कूल की, कॉलेज की फ़िक्र होनी चाहिए कि हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, वो इस वक्त ये टेंशन ले रहे हैं कि जी कौन सी नई ट्रीटमेंट आई हुई है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है सोशल मीडिया ने, इतना इम्पैक्ट डाल दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो आमना लक मौजूद हैं, जो कि सेमी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और ये इस तरह से मेकअप करती हैं और इनके इस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं कि लोग इनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। और इनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कभी भी हार्मफुल नहीं होता, लोगों के लिए बेहतरीन सजेशन होता है। आमना, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Good morning, Sabah. Thank you so much for the lovely introduction. और No, आज you ये are जो lovely topic person है, actually. आज ये जो टॉपिक है ये इतना अच्छा है that I am so honored कि मैं इस पे बात कर रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो यूथ है वो बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जा रहा है, ये हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग यंग लगने की बजाय ना वो अपना फिल्टर्ड वर्जन लुकने की फिल्टर्ड वर्जन की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कंप्यूटर जनरेटेड जो हमारे फिल्टर्स होते हैं ऑन इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, अब मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि लोग अपनी पिक्चर लेके आते हैं, अपना फिल्टर्ड वर्जन। जैसे पहले सेलिब्रिटी के लेके आते थे लोग कि हमें इसके जैसे दिखना है, बट अब वो अपना ही एक स्नैपचैट का हो गया या इंस्टाग्राम का हो गया, वो एक फिल्टर वाला वर्जन लेके आते हैं। वो कहते हैं मतलब ये पॉसिबल तो होगा ना, क्योंकि ये मैं ही तो हूँ, बस लिप्स थोड़े बड़े करने हैं, नाक छोटी करनी है, ये करना है। पर आई फील कि ये गलत है। और अब जो लोग अपने आप की रियल सेल्फ मिरर में देखते हैं, उनको वो अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि जब वो कैमरा खोलते हैं, फ्रंट कैमरा हो गया, बैक कैमरा हो गया, उनको कोई और दिखता है उसमें। तो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में, अपनी लुक्स में इन रियलिटी नीचे होता जा रहा है। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है जिसमें लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा आते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा हेलो जी जी जी। हाँ, आमना, सॉरी नहीं मैंने कहा शायद नहीं, I'm here, I'm listening. Yes, क्योंकि yes. आप ऑन कॉल है ना, तो मैं आपको देख नहीं पा रही, तो Yes, मुझे लगा that's the शायद मैं point. दूसरी बातें कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू। अच्छा, आप जो कह रही है ना कि बहुत ज़्यादा ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है लोगों के ऊपर, और मसला सारा यही है आमना कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस एज में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को, उन्होंने इन ट्रीटमेंट्स को प्रमोट किया हुआ है। अच्छा, आई वांट टू लुक गुड, ओके आई विल टेक बोटॉक्स। अच्छा भाई, क्यों? आपकी एज नहीं है, आपका ये टाइम नहीं है कि आप इस तरह के ट्रीटमेंट कराएं। मगर इस वक्त में ऐसे ब्यूटिशियंस भी हैं, ऐसे एस्थेटिक्स भी हैं जो कि इन टीन्स को, इन स्टूडेंट्स को, इनको प्रमोट करते कि नहीं नहीं, आपकी पर्सनालिटी को भी इन्हेंस होना चाहिए। सो व्हाट, अगर आपकी एज कम है तो आप ये प्रोसीजर ले सकते हैं, आप ये फिलर करा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतनी छोटी एज में ही
ये फिलर्स ले लेंगे। इतनी छोटी एज में ही अगर आपको इतना कॉन्शियस हो गए हैं, आप ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं, तो हाउ विल यू सर्वाइव फॉर लॉन्ग? क्योंकि उसके लिए तो फिर आप मोहताज हो जाएंगे जिंदगी में, हर चीज आपकी खूबसूरती से कनेक्ट हो जाएगी, जैसे फिर आप अपने लिए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये 20 ऑनवर्ड से लड़कियां या लड़के इन चीजों में शुरू हो गए हैं। अब बोटॉक्स एक्चुअली करता क्या है, शायद इन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। बोटॉक्स आपका मसल पैरालाइज करता है। आप चाहे उसको फेस पे लगवाएं या फेस के किसी और फीचर पे लगवाएं। अब आपका जब मसल पैरालाइज होता है ना, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करती, ठीक है, पैरालाइज हो गया है। अब इन द लॉन्ग रन, अब जो एक लड़की 20 में ये करवा रही है, बाय 40 सोचें कि उसका मसल इतना थिन हो जाएगा जो उसको ग्रेसफुली उस एज में उसको मतलब एजिंग उसकी हो अगर 40 तक, तो वो बूढ़ी लगेगी, वो 60 तक लगेगी, क्योंकि उसके मसल में वॉल्यूम ही नहीं है, यूथ उसके चेहरे से जा चुका होगा। क्योंकि एट द एज ऑफ 20 वो अपने मसल को पैरालाइज कर चुकी है और मसल में कोई एक्टिविटी नहीं है। तो लॉन्ग रन में ये इन बच्चों को पता होना चाहिए कि हम अपने फेस पे क्या कर रहे हैं। आपकी स्किन एक लिविंग ऑर्गन है, आपकी स्किन प्लास्टिक नहीं है कि कभी भी फिल कर लिया, कभी भी पैरालाइज कर लिया और वो वापस शेप में आ जाएगी। जब ये चीजें फिलर स्पेशली हम फेस पे कराते हैं, आजकल देखिए इंस्टाग्राम पे लाइक्स जितने आएंगे ना, उतनी आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। जब आप एक पोस्ट लगाते हैं तो आपको एक डोपामिन हिट मिलता है कि ओह सो मेनी पीपल लाइक्ड माय फोटो। अब इन बच्चों को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम के कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे भी हैं जो ब्यूटी के ऊपर आते हैं कि किसी का अगर नाक छोटा है और लिप्स बड़े हैं, जो एक आइडियल ब्यूटी की इमेज बन चुकी है ऑन सोशल मीडिया, वो ऑटोमेटिकली जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो उसको प्रमोट करता है। सही, बिल्कुल ठीक ये है। बच्चे ये समझते हैं कि ओह मैंने ये वाला फिल्टर लगाया था तो इस वजह से मेरी इमेज पे इतने ज्यादा लाइक्स आए हैं, अब वो वही इमेज लेके बट बात यही है ना कि हाउ लॉन्ग आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए। ब्यूटी के ऊपर लाइक्स आप कब तक लेंगे? बात वही आ जाती है कि आप कब तक हैप्पी गो लकी दिखते हुए ये लाइक्स लेंगे। अल्टीमेटली यू नीड टैलेंट, अल्टीमेटली यू नीड स्किल्स, अल्टीमेटली अगर आपका इंस्टाग्राम है भी तो वो किस लिए? अगर उस इंस्टाग्राम से या उस लिंक्डइन से या उस फेसबुक से या ट्विटर से या फिर किसी भी ऐप से आपको कोई फायदा नहीं है, तो अगर सिर्फ वो आपकी ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए है, उसकी पब्लिसिटी के लिए है, तो फिर तो मेरे ख्याल में आप बहुत सारी चीजें लूज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन आप बहुत खूबसूरत नहीं रहेंगे, आप हर वक्त अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगे। तो लोगों को स्किल डेवलप करनी चाहिए। जी जी, मैंने कुछ क्लाइंट्स देखे हैं वो 2021 के, ठीक है, हाँ, और मतलब मैं उनके आगे यंग लग रही होती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट इन देयर एज ब्रैकेट। वो फिलर करवा के देखिए, फिलर आपको क्या करेगा, आपको थोड़ा बड़ा बड़ा फील करवाएगा ना, आपकी लुक्स को एनहांस कर रहा है, आपके फेस को ब्रॉड कर रहा है। तो वो एजिंग हो रही है उनकी। 2021 की लड़कियां या 20 से 30s में जो लड़कियां हैं, दे आर एक्चुअली लुकिंग ओल्डर। और जो लोग अभी नॉर्मली अपना एज कर रहे हैं व्हेन दे आर इन देयर लेट 30s या फिर वो अपने 40s में हैं, वो यंग लग रहे हैं। और हम जो बच्चियां हैं वो बड़ी लग रही हैं। और फिलर देखें, कुछ ये फिलर जो है, फिलर इज व्हाट इट इज अ फिलिंग, राइट। और जो आजकल कहते हैं कि नहीं ये इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब मे बी चांसेस है, बट फिलर सिर्फ माइग्रेट करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तो बात है ना कि आपके मसल को स्टक कर देता है, फिर वो आपने जिस तरह बताया कि भाई वो पैरालाइज करता है मसल को, तो एक चीज उधर आपका एक एक्टिविटी नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि आपने ये बात की ना कि आजकल जो जेंजीज हैं वो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, मतलब उनकी लुक्स जो है वो ऐसा लगता है कि वो बहुत एज्ड हैं। उसकी रीजन ये है कि वो है ना कि आपने देखा होगा कि अगर बचपन से ही आपका ध्यान स्पोर्ट्स में है, एजुकेशन में है, पॉजिटिव चीजों पर है, उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे आता है। लोग ये बात करते हैं कि जी आप फलां ट्रीटमेंट करा लें, फलां ट्रीटमेंट करवा लें, असल जो आपका इम्पैक्ट है ना वो आपके चेहरे पर वो इम्पैक्ट आता है जो आप सोचते हैं, जो आपकी रोजाना की लाइफ है, जो आप रोजाना की एक्टिविटी करते हैं, वो इम्पैक्ट आता है। आपने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करा ली, आपने बोटॉक्स भी करा लिया, फिलर्स भी करा लिए, माइक्रो नीडलिंग भी करा ली, स्कारलेट भी करा लिया, दुनिया जहान की आपने ट्रीटमेंट करा ली है, थॉट आपका ठीक नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल लुक एज्ड,
आप बिल्कुल, नेगेटिव हैं बिल्कुल। तो आप एज्ड लगेंगे। जो लोग पॉजिटिव नहीं होते आप देखें कि वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। जो लोग पॉजिटिव हाँ, नहीं होते आप देखें वो बहुत ज्यादा हाँ, स्टिफ लग रहे होते हैं, हाँ, पोलाइट नहीं होते वो। हाँ, क्योंकि उसकी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनकी उसकी रीजन ये होती है कि थ्रू आउट द डे दे आर डूइंग हम्म, नेगेटिव थिंग्स ना, मतलब किसी की बुराई कर हम्म, रहे हैं, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसमें एनर्जी लग रही है। ठीक है, बिल्कुल अब ऐसा ही ईगो है। बनी हुई है, उसमें एनर्जी लग रही है। रिवेंजफुल हाँ, है, उसमें एनर्जी लग रही है। ट्रीटमेंट सारे किए हुए, लेकिन जहां से क्लियर होना चाहिए वहीं से क्लियर नहीं है, तो कैसे बिल्कुल, फिर खूबसूरती देखिए आएगी? वो भी है, बट मेनली जो आज हम बात इस पे हाँ कर रहे हैं कि जो इमेज एक सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं ना बहुत हाँ। ज्यादा बच्चे। देखिए यूथ क्या है, और हम्म यूथ इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जहां आप मिस्टेक्स करते हो, उससे आप आगे जाके बनते हो अपनी लाइफ हाँ। में। पर अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो ब्यूटी में ये तो अपनी एआई वर्जन में फंस गए हैं लोग, कंप्यूटर जनरेटेड वर्जन में फंस गए हैं कि बस जो सोशल मीडिया पे मैं हूँ, शायद मैं रियल लाइफ में इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ आमना, जो मैं सोशल मीडिया में। लोगों को यही चाहिए कि वो अपनी एज के साथ जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी एज को कॉम्प्लीमेंट करता है ना, वो बिल्कुल। वही चीजें करें। खूबसूरत लगना अच्छी बात है, खूबसूरत लगना जरूरी है, हाँ, लेकिन सेल्फ ये केयर हाँ और बिल्कुल इन सेल्फ केयर। प्रोसीजर्स में बहुत डिफरेंस है, हाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सबा ये जो प्रोसीजर्स जैसे प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे मार्केट किए जा रहे हैं, जी। इसको नेसेसिटी दिखाया जा रहा है। और कई लोग तो इसको लंच लंच टाइम बोटॉक्स कह रहे हैं, लंच टाइम फिलर फिक्स कह रहे हैं। इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्विक फिक्स एक्चुअली। लंच टाइम में आप वो प्रोसीजर कराओगे, यार नेल्स करा लिए, जाके ब्लो ड्राई करा लिया, छोटा कोई एक्सप्रेस फेशियल करा लिया, बट ये आपकी स्किन को खराब कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन। और इसको मार्केट इस तरह से किया जा रहा है कि इट्स सो क्विक, इट्स सो इजी कि आप अगर अपने लंच ब्रेक में आके नीडल आके लगवा लें एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज नॉट सही दैट, सही। ऐसा चलिए जी, नहीं है। तो इसका ओवरऑल देखें, इसको भी थोड़ा अपना देखना चाहिए देखना कि कोई चाहिए और अंदर सही जा रहा सही है। गाइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आमना, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और आज हमने बहुत अच्छी बात की कि जो एस्थेटिक्स के पास लोग जाते हैं उनको भी सही गाइड करना चाहिए। चलिए जी, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें और हेल्थ को कैसे मेंटेन करें? हेल्थ तो सेहतमंद तो कहते हैं ना सब है, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है? इम्यूनिटी कितनी किसकी है ये जब पता चलता है जब बीमारी आती है। जब किसी शख्स को ऐसे फील होता है ना कि उसको कोई बीमारी आ गई है, मलेरिया हो गया है, बुखार हो गया है, या कोई और प्रॉब्लम हो गया है, कोई और साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस वक्त उसको पता चलता है कि मैं कितनी हिम्मत कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। और इसका पता फिर आपको चलता है कि मैंने तो भाई पिछली ज़िंदगी में अपना ख्याल ही नहीं रखा, मैंने तो सेहत का ख्याल ही नहीं रखा, मैंने तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखा ही नहीं कि मुझे सेहतमंद होना चाहिए था, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रेगरेट्स जो है, उससे पहले इंसान को ये चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँचें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए डेफिनेटली आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आप डाइट में क्या लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी इम्यूनिटी का इशू है, अगर आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इशू है कि भाई आप बहुत वीक फील करते हैं, कोई बीमारी अगर आपके ऊपर अटैक कर रही है तो आपके अंदर उतनी क़ुव्वत नहीं है कि आप उससे लड़ें, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ट्रेनर चाहिए होता है, गाइडर चाहिए होता है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं, बहुत एक्सपर्ट है, अपने काम के हर्बलिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुस्तफ़ा भाई, जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो लोगों को ये पता चलता है कि भाई हमारे अंदर तो ये बीमारी है कि हम तो बहुत वीक हैं, हम तो इस बीमारी से लड़ नहीं सकते, हमें तो ज़रा सा अगर बुखार हो गया है तो 2 दिन के बुखार ने तो हमें 10 दिन तक जो है वो बेड पे डाल दिया है। तो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाए, किस तरह से, कौन सी ग़िज़ाएँ खाई जाएँ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाए? देखिए पहले तो हम देखते हैं ना कि भाई ये जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसके खराब होने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। देखिए हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर सबसे पहले तो नींद जो है ना वो बहुत जरूरी है, जो आजकल हर बंदे की बहुत कम हो गई है। रात को अगर बंदा नहीं सोएगा, सुबह में सोएगा, तो कभी भी वो ज़हनी तौर पर फ्रेश नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो खाने हैं वो पके हुए नहीं बल्कि गले हुए खाए जाते हैं।
मिसाल के तौर पर पहले के जो बुजुर्ग हैं या लोग हैं, वो खाना खाते थे मट्टी के बर्तन में खाना पकता है, और ये लोहे का जो बर्तन है जिसमें कुकर है, ये खाना गलता है, जिसकी वजह से हर बंदे का जो स्टमक है वो उसका साथ नहीं दे पा रहा है। तीसरी बात ये कि जो वायरल किस्म के इन्फेक्शन होते हैं जिसमें नजला, जुकाम, खांसी हो रही है, अगर बार बार ये आपको पैनिक अटैक्स होते जा रहे हैं या आपकी तबीयत समझ नहीं पा रही, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर आपकी बॉडी जो है वो कहीं से वीक हो रही है। चौथी बात ये कि बार बार आपको कान का इन्फेक्शन हो रहा है, कान में सनसनाहट जैसा इम्पैक्ट आ रहा है, या कान में कोई पीप या पस्ट जो इस तरह के एलिमेंट हो रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन। पांचवी बात ये कि अगर जिस्म के अंदर कोई जख्म है और वो सही नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है वो बॉडी में खुजली, इस तरह के एलिमेंट हो रहे हैं, जो जो सेहतमंद बंदा है उसके जो जख्म है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं 3 से 5 दिन के अंदर। लेकिन अगर इन दिनों में वो सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पर उसका ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड हो रहा है। सबसे आखिरी बात ये कि नमूनिया के असर अगर बढ़ जाते हैं तो ये भी 5-6 वजूहात हैं जो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं पर आपका जो वाइट सेल्स हैं ये सही तरह एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, या जो आपके लिम्फ नोड्स हैं ये सही तरीके से बंद नहीं पा रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अंदर से वीक हो रहे हैं। इसकी रेमेडी क्या है मुस्तफा भाई? जी 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 बहना, क्या कहा आपने? मैंने कहा इसकी रेमेडी क्या है? अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है जो इस्तेमाल करें बच्चे बूढ़े कोई भी, सबसे पहले आपने ले लेना है तकरीबन 1 पाव खजूर, और खजूर की गुठली निकालें। 50 ग्राम ले लीजिए अजवाइन, 50 ग्राम ले लीजिए कलौंजी, 10 ग्राम ले लीजिए काली मिर्च, 10 ग्राम ले लीजिए दखनी मिर्च, और 10 ग्राम ले लीजिए इसगंध नागोरी। इन सब चीजों को खजूर की गुठली निकालकर थोड़े से घी के अंदर भून लीजिए। भूनने के बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए, और जिन लोगों को शुगर है वो इसमें शहद का इस्तेमाल ना करें, और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसमें 1 पाव शहद का जो है ना वो एडिशन कर लीजिए। ये एक माजून सा बन जाएगा जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए बेहतरीन किस्म का मुरक्कब बनेगा। और इसी मुरक्कब से डस्ट एलर्जी, खून में एलर्जीज, भूख की कमी, स्ट्रेस, टेंशन, हाफजा, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, मैदे के अमराज, मसाने के अमराज, मतलब मैंने सिर्फ देखा जाए तो ये सर से लेकर पैर तक हर चीज को आपकी बूस्ट करेगा। और जो लोग जिम करते हैं, जिन लोगों की बॉडी बूस्ट नहीं हो पाती है या वजन नहीं बढ़ता है, ये उसमें बहुत ज्यादा मददगार रह पाएगा। और इसकी जो खुराक है, तो छोटे बच्चे हैं वो उसको लेंगे 1/4 टीस्पून दिन में 3 मरतबा पानी के साथ, और जो बड़े हैं वो उसको 1 टेबल स्पून तक ले सकते हैं दिन में 2 मरतबा। इस तरीके चंद दिन करिए, इंशाअल्लाह ताला इम्यूनिटी के साथ साथ ये सेहत को भी, ब्रेन को भी, ब्लड को भी और रंग को भी ये साफ करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स में होते हैं बच्चे और जो जितने भी टीम्स स्पोर्ट्स में होते हैं या स्टूडेंट स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा होता है, एनर्जी डाउन हो रही होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि रात को 5 दाने खजूर की और 7 दाने मुनक्का की रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें। अच्छा। सुबह में उठकर खजूर की गुठली निकालें और इसी पानी के अंदर उसका शेक बनाकर इसको दे दिया जाए, तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतरीन करता है। सही, सर्कुलेशन के अंदर कमी हो जाती है आयरन की, इसकी वजह से वो थके से रहते हैं, उनका ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो पाता है। और हमारे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये आ गया है, सुबह का नाश्ता नहीं करते। देखिए, जो नाश्ता है वो पूरे दिन का आपकी शुरुआत है। अगर नाश्ता आपका स्ट्रांग होगा तो आपका सारा दिन बूस्ट होगा। तो इससे इंशाअल्लाह ताला उनकी न सिर्फ उनकी सेहत में, उनकी एक्टिविटीज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सही, बेहतर हो जाएगी एक्टिविटी, और फिर ब्लड सर्कुलेशन भी जो है ना वो एक्टिवेट होनी चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज आजकल क्या होता है कि चले स्टूडेंट्स हैं वो तो जिम जा रहे हैं, या फिर जो टीन्स हैं वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है ना वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, और फिर घर में भी कोई उनकी ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, और जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनकी एनर्जी डाउन होती है, मुस्तफा भाई उनके लिए क्या कुछ है?
देखिए हमारा जो मुआशरा है ना वो अब रह गया है सिर्फ मोबाइल की हद तक। जी। इस मोबाइल के अंदर की सारी एक्टिविटी जी। तो इसी की वजह से इम्यूनिटी वीक हो रही है, इसी वजह से बीमारियां आती जा रही हैं, क्योंकि जब तक बॉडी से आपके टॉक्सिन रिलीज नहीं हो पाएंगे, जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं रिलीज होगा, जब तक बॉडी के अंदर आपकी जो है ना वो तवानाई वाला एलिमेंट नहीं आ पाएगा, जब तक आपके जो मसाम है उनके अंदर जो एग्जॉशन बना हुआ है वो बाहर नहीं आएगा, जब तक कभी भी आपका बॉडी बूस्ट नहीं हो पाएगा। तो जो लोग भी जिम करते हैं वो लोग बिल्कुल जिम करें, हाँ। लेकिन जिम करने के फौरन बाद जो है वो किसी भी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज को दूध में लिया जाता है, जैसे बनाना शेक पिया जाता है, डेट्स का शेक पिया जाता है। देखिए दूध में अल्लाह के हुक्म से कैल्शियम, आयरन, मिनरल सब कुछ है, यही सब कुछ बनाना में है। पूरी सारी प्रॉपर्टीज मतलब देखा जाए तो यही सारी प्रॉपर्टीज आपकी जो है वो डेट्स में भी हैं। तो जो भी अगर आपने सुना होगा एसिड मिलकर रिएक्शन कर जाते हैं जी। तो कोई भी अगर आप शेक पीते हैं दूध में, हाँ। तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बजाय बेनिफिट मिलने के आपका बॉडी उससे और सुस्त हो जाएगा। तो जो भी शेक आप पी रहे हैं वो पिए पानी के अंदर, तो ऑन द स्पॉट आपको उसकी एनर्जी भी मिलेगी। मतलब बिल्कुल ये हुआ कि आप चाह रहे हैं कैल्शियम के लिए पी रहे हैं तो ऑन द स्पॉट कैल्शियम मिलेगा, आयरन के लिए चाह रहे हैं आयरन मिलेगा, विटामिन डी के लिए चाह रहे हैं विटामिन डी मिलेगा। बादाम का शेक पिएंगे तो वो आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, अखरोट का शेक पिएंगे तो वो आपके हाफजे को स्ट्रॉन्ग करेगा, बनाना शेक पिएंगे तो आपका खून बनाएगा, खजूर का शेक पिएंगे तो वो ऑन द स्पॉट बॉडी को बूस्ट करेगा। इसी तरीके से जो है वो सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाइए। जौ का दलिया एक अल्लाह की ऐसी नेमत है कि अगर सुबह नाश्ते में इसको खा लिया जाए 3 खजूर डालकर, तो सारा दिन आपका बॉडी जो है वो एक एनर्जेटिक रहेगा और भूख का एहसास या प्यास का एहसास कम हो जाएगा। सही। और दिन में एक काम जरूर किया करें जी। एक तो नींबू पानी या नींबू का शिकंजी इस्तेमाल जरूर किया करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी जो है वो कभी बिल्कुल नींबू पानी के ऊपर भी बात करेंगे मुस्तफा भाई, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसके ऊपर लंबी डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कैसे बेहतर की जाए, मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ है। और मुस्तफ़ा भाई हमें बता रहे थे जब मैं ब्रेक पे जा रही थी तो कह रहे थे कि नींबू जो है उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। मुस्तफ़ा भाई बताइए ये क्या रेमेडी है? जब मौसम बदलता है तो वैसे लेकिन अभी जो है ना कुछ सर्दी थी, लेकिन अब मौसम कुछ बदल गया है, गर्मी की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर बॉडी में नमकियात की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से ही नमूनिया या ब्लडर के बहुत सारे मामला या खून के बहुत सारे मामला जो पैदा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक तो रोजाना के एतबार से कम 1 या 2 मरतबा नींबू पानी का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। और इस मौसम में आज भी चल रहे हैं आजकल कीनू माल्टे, तो इस तरह की चीजों में जितना हो सके इस्तेमाल करें तो ये बहुत फायदा होगा। तीसरा मैसेज आया हुआ है कीवी के नाम से। अच्छा। इस कीवी का अगर एक्सट्रैक्ट पिया जाए, मतलब इस कीवी को जिस तरह से हम कीनू को निचोड़ते हैं ना, इस तरीके से इस कीवी को निचोड़ कर इसका पानी निकालें और उसमें 1 चुटकी जो है वो शामिल कर दे मीठा सोडा, और ये सुबह निहार को या रात को या शाम को असर के बाद पिए, तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों के किडनीज के ऊपर कोई भी इंफेक्शन चल रहा है या जिन लोगों के प्रॉपर जो प्लेटलेट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, देखिए आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, इस तरह के जिसके अंदर डेंगू या इस तरह के बहुत चल रहे हैं, तो ये जो रेमेडी है ये उन लोगों को बहुत सपोर्ट करेगी जिन लोगों के गुर्दे या लिवर के फंक्शन बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। लेकिन जो इम्यूनिटी है आपकी ये डिपेंड करती है 3 चीजों के ऊपर, एक आपके स्टमक के ऊपर, दूसरा आपके लिवर के ऊपर, तीसरा ब्रेन के ऊपर। यही 3 ऑर्गन्स हैं, अगर ये आपके एक्टिवेट रहेंगे तो कभी भी आपको कोई मर्ज या कोई बीमारी वाला मसला ही नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह। और फिर लोग हेल्दी भी रहते हैं और फिर अगर कंटिन्यू करते रेमेडीज़ को तो वो बहुत लॉन्ग टर्म भी चलती हैं। अच्छा, ख़वातीन जो है
वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, मार्केट जा रही हैं तो थक गई हैं, अगर कहीं पे वो कहीं और शॉपिंग के लिए गई हैं तो थक गई हैं, किसी के घर गई हैं, शादी में गई हैं, तो वो जब घर आती हैं तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा थकन हो रही होती है। फिर अगर बहुत लंबा उन्होंने वॉक कर लिया तो उनको थकन फील हो जाती है, सांस भी फूलना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन होता है कि भाई खून की कमी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए भैया कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला है ना वो हार्मोन का होता है। ये अच्छा। हार्मोन है ना वो इनडायरेक्टली तौर पर बच्चों को अंदर से खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है जिसको वाइट वाटर कहा जाता है, और आजकल की खवातीन को इसके बारे में इल्म ही नहीं होता। तीसरा जो टेंशन है ना, देखिए टेंशन हर मसले की वजह है। और चौथी बात ये कि खवातीन जो है वो रहती हैं बहुत ज्यादा चूल्हे के पास, तो उसकी वजह से वैसे ही उनका दिमाग गर्म रहता है, तो उस सूरत में भी उनका बॉडी का कैल्शियम जो है वो खत्म होता रहता है। तो इस तरह की जो भी खवातीन हैं इनके लिए बता रहा हूँ एक आपको कहवा, ये कहवा सुबह शाम पिए, चंद दिन तक तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जिस्मानी दर्दों में, थकावट में और कमजोरियों में बहुत फायदेमंद है। उसमें 3 चीजें हैं, एक तो है अजवाइन, दूसरा अलसी, तीसरा किस्ते शील। 10 ग्राम ले लें अजवाइन, 10 ग्राम ले लें अलसी के बीज और 10 ग्राम ले लें किस्ते शील। तो ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद हाफ टी स्पून पकाएं इसको 1.5 कप पानी में। 1 कप हो जाए तो इसका कावा सुबह पी लें, ऐसे ही इसका कावा शाम पी लें। तो चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ये सारी कमजोरी बच्चों की खत्म। सही। अच्छा, लेकिन बच्चों से बस मैं एक बात कहूंगा ये कि भाई देखिए गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा कोशिश करें कि कम से कम किया जाए और रात को जल्दी सोया जाए, और खाने के फौरन बाद पानी का या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। कुछ देर के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपका सेहत या बॉडी का कैल्शियम बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा। ठीक है। अच्छा मुस्तफा भाई, आपने गुस्से की बात की, एंगर इश्यूज की बात की, अब ये इसकी भी ना बहुत सारी टर्म्स हैं, यानी कि ये भी क्यों आ रहा है? अगर तो कोई किसी की इम्यूनिटी कम है, अगर कोई वीक है और उसको इन जनरल हर बात पे गुस्सा आ रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग ही नहीं है, तो वो दैट्स नेचर। लेकिन किसी को हार्मोनल इशू है तो वो उसके वजह से उसका एंगर इशू है, वो मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो वो फिर हार्मोन्स की वजह से होगा। या फिर एक और भी प्रॉब्लम होती है, वो ये होता है कि खून की कमी, नींद का पूरा ना होना, और बहुत सारे लोगों में उनका जो लाइफस्टाइल उनके मर्जी से कंटिन्यू ना होना, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो दिन भर की एक्टिविटी है, उससे आपका खुद का अनहैप्पी रहना भी आपके हार्मोन्स को जो है वो इम्बैलेंस कर रहा होता है। तो जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज होते हैं या खून की कमी होती है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो लाइफ में पॉजिटिव गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, उन खवातीन को रैंडम इन जनरल क्या खाना चाहिए? देखिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि गुस्सा उसी को आता है जो अंदर से कमजोर है। तो देखिए इस पे एक हज़रत अली का कौल भी है, पहलवान वो नहीं है जो अपने मुखालिफ को पछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सके। सही। देखिए गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं। एक तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। सही। दूसरा, मैदे को कभी भी खाली मत रखना। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि सुबह का नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स में होता है, और रात को हम मंड के खाते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो थिन नहीं हो पा रहा, ब्लड ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से जो आप सो भी रहे हैं तो आपका ब्रेन जाग रहा है। अब मैं एक बात कहूँ आपसे, देखिए अल्लाह के हिसाब से अगर एक बंदा सोता है ना रात को 10 बजे और वो उठता है रात को 2 बजे, तो ये 4 घंटे इक्विवेलेंट है 8 घंटे। ठीक। अगर बंदा सोता है रात को 2 बजे और उठता है सुबह 6 बजे, तो ये 4 घंटे इक्वल हैं 4 घंटे। अगर बंदा सोता है सुबह 6 बजे के बाद और सारा दिन सोता रहे, तो वो हर घंटा काउंट होगा आधे घंटे के लिए। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने के लिए फिर एक बड़ी बेहतरीन सी रेमेडी बता रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत बेहतरीन होगा। मामला ये होगा कि 2 चीजें हैं, एक तो आपने मंगाना है इंजीर और दूसरा आपने मंगाना है उनाब। ये दोनों चीजें आराम से मार्केट में मिल जाती हैं जी। 60 दाने इंजीर के और 21 दाने उनाब।
रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर उनाब को अच्छी तरीके से हाथों से तोड़ लीजिए और इसके बीज निकाल लीजिए और फिर इसको ग्राइंड करके सुबह नाश्ते में इसका शेक पिए। तो ये एंटी डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, टेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपोटेंशन के लिए, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है, एक मसला है इसको माइग्रेन कहा जाता है, कि उसके लिए। ठीक है, हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई मौजूद है और हमें बहुत अच्छी जो है वो रेमेडीज़ बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपकी रेमेडीज़ के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। चलें जी, तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। भाई एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि आमदनी कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि महंगाई इतनी है। अब बिजली के बिल लोगों की तनख्वाहों से ज़्यादा हैं। बंदा बिजली का बिल भरेगा या फिर अपनी बाकी ज़िंदगी आगे गुजारेगा, मतलब घर के 10,000 खर्चे होते हैं, ग्रॉसरी है, फिर आपका हाउस हेल्प है, फिर उसके अलावा आपका बिजली का बिल है, फिर बहुत सारी जो बड़ी फैमिलीज़ होती है उसमें बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फिर 1000 खर्चे होते हैं। लेकिन ये कैसे मैनेज करें, और ये जो खर्चा है ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयशा खान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ही आपकी तो खैर नहीं, आपकी आवाज सुन के जो मॉर्निंग में फ्रेश भी हो गई है माशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच। आयशा, ये बताएं कि खर्चे बड़े ज़्यादा हैं, अब इनकम लोगों की इतनी होती नहीं है, कैसे बजट मैनेज करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जितनी चादर उतने पाँव सरकार भी चाहिए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना जो है ना, वो काफी आजकल के दौर में फायदेमंद है, क्योंकि उससे ये होता है कि एक जगह पे बिजली का खर्च भी हो रहा है, पानी का भी हो रहा है, ग्रोसरी भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे क्या मिल बांट के हो जाता है, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली जो है ना, वो सबसे बेटर सोल्यूशन है महंगाई में, मेरा ख्याल है। सही, मतलब आप ये कह रही हैं कि लोगों को चाहिए कि वो ज्वाइंट फैमिली में रहें। अगर वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते तो आयशा जी फिर उनके साथ ये होना चाहिए कि उनको अपनी सारी ख्वाहिशात जो है उनको दबाना चाहिए, उनको मारना चाहिए, ताकि फिर वो अपनी उसी तनख्वाह में गुजारा कर सके। लेकिन लोग इस बात पर राजी नहीं होते, उनको नहीं रहना होता ज्वाइंट फैमिली में। दूसरी बात ये कि मैं कहना चाहूंगी कि फिर उसके हिसाब से घर में जितने भी अफराद हैं और उनको जो है ना कहीं अर्निंग करनी पड़ती है। जैसे कि बाहर के दूसरे कंट्रीज में भी यही होता है कि हर आदमी अपनी अर्निंग खुद करता है, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये करना बहुत जरूरी है, चाहे लड़कियां हों अपना कुछ छोटा मोटा खर्चा निकालें, बड़े हैं, लड़के हैं और बुजुर्ग के अलावा। तो मेरे ख्याल से दूसरा हल यही है कि अपनी अपनी अर्निंग करनी पड़ती है, अपनी अपनी अर्निंग्स करनी पड़ती है। अच्छा, मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं ना, तो एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है कि वो खातून को कहते हैं अच्छा तुम्हारा शौहर तुमसे जॉब करवाता है, अच्छा तुम क्यों जॉब करती हो, जब वो अच्छा कमाता है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की। अब जॉब करना जाहिर सी बात है आपके फाइनेंस को भी मैनेज करता है, लेकिन साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करता है, आपकी एक्टिविटी भी रहती है। मगर बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं सिर्फ इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उनकी वाइफ अच्छा कमा सकती हैं या फिर कुछ अर्न कर सकती हैं, लेकिन वो इस वजह से कि सोसाइटी प्रेशर है वो नहीं कर पाती ये जॉब्स। सोसाइटी का देखें, वो क्या कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो 4 लोग तो देखिए हमेशा कुछ कहते रहेंगे। मेरा तो पर्सनल ये मेरा बिलीव है कि लोगों के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं है पर्सनली अपने लिए, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं रहने देते हैं। आप खुश होंगे तो वो उदास होंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है एक खातून खाना के लिए भी कि वो बाहर निकले, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको बाहर निकलना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। अच्छा, मसला सारा ये है ना कि जब हम आमदनी की बात करते हैं, अब अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है और उसका बिजली का बिल ही 25,000 या 30,000 आ रहा है, वो कहाँ से सौदा डालेगा, वो कहाँ से ग्रॉसरी करेगा, वो कैसे चीज़ें मैनेज करेगा। घर के 10 खर्चे, हेल्थ है, आपका हाउस हेल्प है, आपकी क्लीनिंग है, आपकी पूरे महीने का खर्चा है, लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब बात हुई जैसे आयशा जी कह रही थी, अभी आयशा खान हमें ये बता रही थी कि भाई जॉइंट
फैमिली में रहना चाहिए। यस, ये बहुत फ़ायदा होता है, जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत फ़ायदा होता है। उससे ये होता है कि आपके जो बर्डन्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं आपके भाई के ऊपर। आपके फादर अगर हैं तो कुछ चीज़ें वो कर लेते हैं, अगर 4 भाई हैं तो मिलके वो कुछ ना कुछ डिवाइड करके अपना घर, अपना खर्चा चला लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एक सेपरेट फैमिली के साथ रहते हैं और आपकी तनख्वाह कम है तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहले तो आपने अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, मतलब पहले तो आपने इस स्ट्रेस से बाहर आना है ना कि आपकी तनख्वाह कम है और आपके साथ एक फैमिली है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती। अब आपका कोई भाई नहीं है जो कि आपको महीने पे मैनेज कर देगा। अब आपके साथ में आपके फादर नहीं रह रहे जो कि आपको मैनेज कर देंगे, लड़की हो या लड़का। इनफैक्ट जो लड़कियां, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी कपल्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं या हमारे कराची शहर में, इसी हमारी कराची की सिटी में ही जो है दूसरी सिटीज़ से लोग आके रहते हैं, वो बैचलर रह रहे होते हैं। आप यकीन करें, वो ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो यहाँ पर मीडिया में काम कर रही होती हैं या कहीं पर भी काम कर रही होती हैं, उनके बैचलर रहने में उनके इतने खर्चे होते हैं कि वो फ्लैट का जो है वो रेंट पे कर रही होती हैं, फिर उनका सारा जो सिस्टम है बिजली और सारे बिल्स जो है वो पे कर रही होती हैं। तो इट इज़ नॉट ईजी कि आप अकेले ही जो है वो बजट मेंटेन करें। जी आयशा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं तो उनको बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद लड़कियां बड़ी हिम्मत से मुकाबला करती हैं ज़माने का, लोगों का, उनकी ताने भी सुनती हैं, मेहनत भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। तो ख़वातीन जो है वो आजकल के माशरे में ज्यादा मेहनत कर रही हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से घर के लोगों को और माशरे के लोगों को, उनके इर्द गिर्द के लोगों को उनका काफी सपोर्ट करना चाहिए और ये बनता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सपोर्ट सिस्टम बनता है और सपोर्ट के बगैर तो फिर कुछ भी नहीं है ना। मतलब एक तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो लोग सेपरेट रहते हैं या जिनको फैमिली के साथ भी बजट मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो अपना बजट जो है वो अपनी इनकम में रहते हुए कैसे ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब महीने का आखिर होता है ना तो हर शख्स ये कह रहा होता है भाई अभी तो देखें तनख्वाह नहीं है, अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो ये प्रॉब्लम है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि जितनी तनख्वाह होती है उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं? नॉर्मली ऑब्वियसली ये तो सबके साथ ही है, लेकिन इशू ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत खुश होते हैं और उसी तनख्वाह के अंदर सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और उन्होंने बहुत काबिलियत के साथ उसी तनख्वाह से कई बच्चियों की शादियाँ भी कर दी हुई होती हैं। जी अच्छा, इस बारे में ये कहना चाहूंगी मैं कि कहने को तो देखिए, अगर ये कहना कि हमें पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो एक बहुत ही अमीर आदमी, करोड़पति आदमी भी आपको ये गिला करता हुआ नजर आएगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आदमी की ख्वाहिशात जो है ना वो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो जिन थोड़े पैसों में अगर कोई फैमिली अपना गुजारा कर रही है, उसमें अंदर एक ऐसी बात है, उसकी खूबी है ये कि वो उन पैसों में गुजारा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और अपनी इन्होंने ख्वाहिशात भी लिमिटेड की हुई हैं। जैसे अगर एक वक्त हम जाके डिनर कर रहे हैं 15,000 का, तो वो 15 रुपए की कुल्फी खा के भी वो खुशी मना लेते हैं जो कि हम एक डिनर पे जाके मनाते हैं। तो ये तो उनकी जो है ना सोच पे डिपेंड करता है कि वो अपनी किस हालत में खुश हैं और शुक्रगुजार हैं, कनात पसंद है। वरना जिन्हें खुश नहीं होना, वो करोड़पति भी होगा तो वो खुश नहीं रहेगा, उसे पैसे कम पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है कि खुशी का ताल्लुक जो है ना वो आपके अपने फैमिली इन्वायरमेंट से है, उसका बिल्कुल भी ताल्लुक पैसों से नहीं होता। चलिए जी, इस पर करेंगे बात, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आयशा हमारे साथ हैं और हम कर रहे हैं ये बातें कि खर्च को कैसे मैनेज किया जाए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है खर्चे के ऊपर, आमदनी के ऊपर कि बजट को कैसे मैनेज किया जाएगा और कौन सी फैमिलीज़ होती हैं जो कि बजट मैनेज करके चल रही होती हैं और बड़ा खुश होती हैं। आयशा खान हमारे साथ है। आयशा जी, ये बताएं कि अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको सपोर्ट कर सकता है आपकी कम आमदनी को, लेकिन मसला सारा ये है कि अभी आपने जिस तरह से बात की कि भाई कितना भी कोई रिच मैन हो, कैसी भी कोई रिचेस्ट फैमिलीज़ हो, उनको भी शिकवे होते हैं, शिकायतें होते हैं कि नहीं भाई अभी और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। ये जो और की तलब और तलाश है ना, ये इंसान को फिर भटका देती है, ये फिर आपको ना किसी और तरफ ले जाती है, आप अपनी सेल्फ प्लेजर से दूर हो जाते हैं। अगर एक मोमेंट है जिसमें आपके सारे कजन्स हैं, या कजन्स छोड़ें, आपके बहन भाई बैठे हुए हैं और आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे बड़ी मोमेंट तो कोई नहीं हो सकती कि वो जो आपके सबके एक खुशी वाले चेहरे हैं, हैप्पी फेसेस हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, एक फैमिली सिस्टम है। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी नेमत तो इंसान की अपनी फैमिली होती है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
और फैमिली में भी आजकल ऐसा है कि काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नहीं साथ रहना चाहते, नहीं बन रही होती, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके बच्चे पालने में, उनके जो है पैसे मैनेज करने में ये फैमिली जो है ना बहुत अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करती है। इस बात का अंदाजा सबको उस वक्त होता है जबकि वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर उनको दिखता है कि घर के कितने ही काम जो बटे हुए थे वो सब उन्हें करने पड़ रहे हैं। बच्चों को स्कूल से लाना है, ले जाना है, खाना पकने में बहुत फायदा होता है कि मतलब हर औरत का अलग दिन होता है कब पकेगा, सौदा लाने की फिक्र नहीं होती, महीने के खर्च दे दिया बस, उसके बाद जो भी हो सब मिल मिला के कर लेंगे। ये जब अलहदा हो जाते हैं ना लोग, तब इनको पता चलता है उस प्यार से भी महरूम हो गए और उस सुकून से भी जो कि पैसों के हवाले से उन्हें मिल रहा था। तो आई गेस थोड़ा सा मिलजुल के रहें, और छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती रहती हैं चाहे बड़ी भी हो, लेकिन एक बड़ा फायदा जो है ना वो खत्म हो जाता है अलग रहने से, और मेरे ख्याल से तो ये अच्छा कोई चॉइस नहीं है। सही। अच्छा, अगर कोई मैनेज कर सकता है और वो अलग रहना चाहता है तो वो अलग रह ले, लेकिन इशू ये है कि एक खर्चा बढ़ जाने का ताल्लुक ना कम्युनिकेशन ना होना भी होता है। उसमें ये होता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ अच्छी नहीं है और आपका इतना अच्छा कम्युनिकेटिव वे नहीं है कि आप बताएं कि भाई सुबह अगर ब्रेड आनी है तो ये ब्रेड नेसेसरी है, मतलब बेसिक नेसेसिटी क्या है और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं। अगर आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों को कट डाउन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सैलरी के अंदर आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी हो रही होती हैं, लेकिन अब इवेंचुअली लोगों ने गर्मियों में एसी भी चलाने हैं तो बिजली का बिल तो पूरी तनख्वाहें खा जाता है। अब अगर एसी नहीं चलेगा, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, एनवायरनमेंट इस तरह का है, तो लोग मजबूर होते हैं कि उन्होंने सुबह ऑफिसेज जाना है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करना है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या है और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं जिससे कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। मतलब अगर कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है, मैं और आप, हम लोगों की जो जिस तरह से नेचर है कि भाई भला वजह आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपने खरीद ली, हालांकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है, ये जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ये भी बजट को जो है वो डिसबैलेंस कर देते हैं। असल में ये जो आजकल के बड़े बड़े स्टोर खुल गए ना इनसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो इतनी खूबसूरत चीजें सजा के रखते हैं कि खवातीन का दिल मचल जाता है कि ये जो खाली सब्जियां भी इतनी खूबसूरत तरीके से पैक करके रखी होती हैं, उनके दाम जो है ना तगड़ी 3 गुना ज्यादा होते हैं। तो ये सारे स्टोर्स का बड़ा इसमें हाथ है, वो अपनी कमाई तो देख रहे हैं, लोगों की कमाई जो है ना उनके बजट का ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि आप लोग जो है ना खुली हुई दुकानों पर जाके सौदा खरीदें और बिल्कुल जाने की जरूरत चाहिए, और जेब में उतने पैसे रख के लेके जाएं जितने आपने खर्च करने, एक्स्ट्रा आपने लेकर नहीं जाने पैसे। तो इससे भी बहुत बचत हो जाएगी बाजार जाके। जहाँ तक शॉपिंग का ताल्लुक है, मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं काफी विंडो शॉपिंग करती हूँ भाई। मैं बोर होती हूँ, मैं मॉल जाती हूँ, मैं कोई छोटी मोटी अगर लेना है तो कोई कॉस्मेटिक की लिपस्टिक ले लिया, कुछ वहां जाके मैंने स्वीट कॉर्न खा लिए, जूस पी लिया या कॉफी पी ली घूम फिर के, और जनाब घर वापस टाइम भी किल हो गया, पैसे भी नहीं खर्च हुए। इतना बड़ा दिल रखें कि अच्छा तब बड़ी खुशी होती है जब आप मॉल जाएं और पैसे खर्च करके ना आए और वापस आके आपको अपने ऊपर प्राउड हो रहा होता है कि भाई क्या काम किया। बिल्कुल कि यार आज मैंने पैसे खर्च नहीं किए, यार आज कितनी, मैं भी अगर आके भी शेयर करती हूँ, दिल आज मैं बगैर पैसे खर्च किए आ गई हूँ, देखो जरा, तो वो भी हैरान होता है यार ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया। मतलब मॉल मैं जाऊं और मैं सारे पैसे खत्म करके नहीं आऊं, ये हो नहीं सकता। मसला सारा ये, पता नहीं, यही तो वो बात है ना, यही तो वो खर्चे हैं, यही तो वो बेसिक नेसेसिटी और एक्स्ट्रा खर्चों वाली बात है ना कि वो हम लोग कवर अप नहीं कर पाते। मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में आप कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें बाय कर लेते हैं, या फिर आपका कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिनको फौरी आपकी जरूरत नहीं है, ऑल्दो कि वो बाद में काम आती है। बिल्कुल नहीं है। पता है हम क्या सोचते हैं कि अभी ये मिल रहा है, फिर कल को मेरा दिल चाहेगा तो ये नहीं मिलेगा। तो अभी जरूरत नहीं है लेकिन मैं ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये चीज से बहुत काबू पाना है भाई अपनी आप। सही। अच्छा, वो यूजुअली ये है ना कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो बहुत सारा सामान आपने देखा होगा उनके पास होता है, और वो जैसे मेरी नानी है, मेरी अम्मी है, तो उनके ना बहुत सामान है। तो मैं कहती थी ये अम्मी आपने इतनी क्रॉकरी क्यों ली हुई है, ये इतनी सारी चीजें 5-5, 6-6, 8-8 चीजें आपने इतनी क्यों ली हुई है। तो वो कहती थी मैं मॉल जाती थी तो मैं चीजें ले आती थी, अब तुम जैसे जाती हो और तुम इतनी एक्स्ट्रा चीजें लेके आती हो तो मैं रियलाइज करती हूँ कि ये हर खातून, ये जो भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, चाहे उनके पास कम पैसे हों या ज़्यादा पैसे हों, वो सारे पैसे खर्च करके आते हैं।
राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये हर खातून की नेचर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है अपने, कि मैंने पैसे जेब में कम डाल के ले जाने, क्रेडिट कार्ड तो रखना ही नहीं है क्योंकि उस पर तो जरूरी खर्चा होगा। और दुकान में जाके आपको पता है जो चीज मुझे पसंद आ रही होती है ना, थोड़ी देर बाद मैं कहती हूँ नहीं यार इसमें ये खराबी है। मेरे साथ मेरी वो लड़की आती है ना सनी, आपको पता है मेरी हेल्पर है, जी जी जी। तो उसके साथ मशवरा करके मैं कहती हूँ यार ये काफी महंगा भी है, इसकी इतनी वर्थ नहीं है, चलो चलते हैं। अच्छा, अंदर से और दिल हम को वहाँ से पता निकल होता है, जाते हैं। अंदर से दिल को पता होता है कि ये मुझे लेना है, लेकिन 2-3 दफा फिर वापस जाके ना शॉप से लेना है नहीं लेना है, ओके चलो चलो ले ही लेती हूँ। तब मैं पता ही क्या करती हूँ, अगर दुकान पे छोड़ भी दूं ना, तो मैं घर आके उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑर्डर कर देती हूँ, यार ये वाला मुझे पसंद आ गया। वो रेग्रेट पूरा रास्ते रहता है आपको कि अच्छा ये मैंने लेना था ड्रेस, या ये मैंने ज्वेलरी लेनी थी, ये मैंने शूज लेने थे, ये मैंने बुक लेनी थी। और मैं बुक शॉप पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। उसकी रीजन ये है कि मेरा दिल करता है मैं सारी किताबें खरीद के ले आऊं। मुझे आई लव बुक रीडिंग। तो उसमें ये होता है, बात ये मैं हूँ, आप हैं, या हमारे देखने वाली खवातीन है या व्यूवर्स हैं, हम सब एक जैसे, हम सबके जो थॉट्स होते हैं एक जैसे। इसमें ना हमें खर्चे अपने कट डाउन करने की जरूरत है, हमें खर्चों को कम करने की जरूरत है। और जो मर्द हजरात जो है ना, वो भी अगर इस सिनेरियो में है कि वो बहुत ज्यादा शॉपिंग फ्रीक हैं, बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो उनको भी अपने खर्चे बड़े कट डाउन करने चाहिए। अब ये जो हजरात है हमारे साथ के सारे जो रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके ना दोस्तों के साथ बहुत खर्चे हैंग आउट्स में। हाँ बिल्कुल, ये जो लड़के होते हैं ये हैंग आउट्स में बड़े खर्चे करते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, आयशा जी हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। बात सारी ये है कि बेसिक नेसेसिटी क्या है और लाइफ में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं, इसके दरमियान आप बैलेंस कायम रखें तो डेफिनेटली प्रॉबेबली, मैं ये तो नहीं कह रही कि ये मैनेज हो जाएगा, मैनेज तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी शायद मैनेज होने के करीब तरीन जो है वो हम सब पहुंच जाएं। चलिए जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के शो का फीडबैक हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिरी एचएन।